हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल जेडसीएस क्लासेस में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इतिहास के पार्ट 1 को कवर किया था कि जो यूरोपीय शक्तियाँ, यूरोप महाद्वीप के जो लोग थे वो भारत में कब आते हैं, किस रास्ते से आते हैं और कौन कौन से देश के लोग भारत में आए थे। दूसरी बात, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बारे में हमने जाना था कि भारत में अंग्रेज़ों ने कब यहाँ पर अपने फैक्ट्रियाँ खोली, अपने राज्य की स्थापना की, कंपनियों की स्थापना की। इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पार्ट 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भारत में अंग्रेजी राज्य का विस्तार। जो भारत में अंग्रेज़ थे उन्होंने कंपनियों का विस्तार भारत के किन किन कोने में और किन किन राज्यों में किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि जिस समय अंग्रेज भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में हमारे उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब हमारे उत्तर पूर्व में बसे हुए प्रदेश हैं, में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उसी समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद तथा मराठा राज्य के शासक आपसी युद्ध में व्यस्त थे। इधर जो अंग्रेज हैं वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए रणनीतियाँ बना रहे हैं, उसके विषय में सोच रहे हैं। और हमारे जो भारत के छोटे मोटे शासक, नवाब, देसी सियासत के राजा हैं, मैसूर के, हैदराबाद के और मराठा के, वो अपने आपस में दोनों लोग अपनी सीमा के विस्तार और अपने उत्तराधिकारियों को लेकर के आपस में वो संघर्ष कर रहे हैं, आपस में वो लड़ रहे हैं कि भाई हमारा राज्य का जो सीमा है यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पर आपके राज्य का विस्तार नहीं होना चाहिए। मेरे मरणोपरांत या मेरे मृत्यु के बाद मेरा उत्तराधिकारी मेरे इस गद्दी पर कौन बैठेगा, उसके लिए ये दो चीज़ों के लिए वो परस्पर आपस में संघर्ष करते रहें। जो राजा या शासक अपने को कमज़ोर समझते वे अंग्रेज़ों की शरण में चले जाते। जो भी भारत का नवाब या शासक अपने आप को कमज़ोर समझने लगता था तो वो अंग्रेज़ों से मदद मांगने के लिए उसके शरण में, उसके दरबार में चला जाता था। तो अंग्रेज़ से मदद मांगने के लिए जाते थे, उन्हें अंग्रेज़ सैनिक मदद देते थे। अंग्रेज़ बदले में उस राज्य से, जीते हुए राज्य का कुछ भाग व अन्य रियासतें ले लेते थे। होता क्या था कि जब वो आपस में अपनी सीमा विस्तार और उत्तराधिकारी को लेकर के अब आपस में युद्ध और आपस में संघर्ष करते थे, तो उसमें जो भी राजा, जो भी नवाब अपने आप को ये समझता था कि मैं इनसे जीत नहीं सकता हूँ, ये मेरे राज्य को हड़प लेगा, हमारी सेना का तहस नहस कर देगा, हमारे साम्राज्य का जो है कि तहस नहस कर देगा, तो वो जा करके अंग्रेज़ों से मदद मांगता था। तो अंग्रेज़ जो थे उनकी मदद करते थे और बदले में क्या लेते कि जो राज्य उन्होंने जीता है या जो उनका साम्राज्य है नवाब या शासक का, उसका आधा हिस्सा वो अंग्रेज ले लेते थे। तो भारतीय शासक अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए। अब हुआ क्या कि जो भारतीय शासक थे वो अंग्रेज़ों से मदद मांगते थे, अंग्रेज़ भी मदद करते थे। जैसे मान लीजिए कि कोई आपस में कोई युद्ध हुआ, एक तरफ भारत का कोई शासक है, एक तरफ भारत का कोई शासक है, आपस में दोनों ने युद्ध किया और ये आपका जो पहला दूसरा शासक है ये युद्ध हारने की कगार पर है और इसने क्या किया कि समझदारी दिखाते हुए वहाँ से मैदान छोड़ करके भाग गया और भाग करके जा करके अंग्रेज़ों से मदद मांगता है कि हमारी मदद करिए। तो अंग्रेज़ सांकेतिक रूप से कुछ सैनिकों को हथियार से लैस भेज देते थे, तो उससे जो पहला पक्ष था भयभीत होकर के मैदान छोड़कर वो भाग जाता था। तो जब मदद करने के बदले क्या मांगता था कि जिन राज्यों के लिए और जिन सीमाओं के लिए वो आपस में संघर्ष कर रहे थे उनका आधा हिस्सा अंग्रेज मांग लेते थे, ले लेते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे हुआ क्या कि वो अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए कि अंग्रेज़ ही उनकी शासन सत्ता को चलाने लगे और उनके संरक्षण में आ गए। तो अंग्रेज़ लगभग 90 वर्षों में 1764 ईस्वी से लेकर के 1856 तक अधिकांश हिस्से पर राज्य करने लगे थे। भारत के लगभग 90 वर्षों में उन्होंने भारत के बहुत बड़े एक एरिया, बहुत बड़े साम्राज्य पर वो अपना आधिपत्य जमा चुके थे। कि अंग्रेज़ों ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत, जैसे वेलेजली की सहायक संधि नीति,
ये वेलिजली की जो सहायक संधि नीति थी, इसमें क्या था कि सहायता स्वीकार करने वाले राज्य की बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा की गारंटी देना था। लॉर्ड वेलिजली ने कहा कि हमारे संरक्षण में आ जाइए, हमारे देख रेख में काम करिए, अपने साम्राज्य का जो हिस्सा है वो कंपनी को दे दीजिए और कंपनी उसके बदले में आपको आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की गारंटी देगा। डलहौजी की विलय नीति। डलहौजी की विलय नीति क्या थी कि डलहौजी ने कहा यदि किसी राजा की स्वयं का पुत्र नहीं होता तो वह अपना राज्य किसी दत्तक पुत्र को नहीं दे सकता। मतलब कि अगर किसी राजा का खुद का लड़का नहीं है तो राजा के मरने के बाद उसका जो गोद लिया हुआ पुत्र कभी भी उस राज्य का शासक नहीं बन सकता। ये थी डलहौजी की विलय नीति। कुशासन का आरोप लगाकर राज्य हड़पना, ये भी एक तरह का उनका रणनीतियाँ थी कि कुशासन का आरोप लगाते थे कि जैसे 1856 ईस्वी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर लगाया गया था। जो आपके 1856 में नवाब वाजिद अली शाह पर ये आरोप लगाया गया कि ये अनायास जनता को परेशान करते हैं और लोगों को जबरन कर वसूली के लिए उकसाते हैं। तो ये उनकी थी हड़प नीति। तो युद्ध में पराजित करके शासकों से लाखों रुपए वार्षिक लेना। और क्या था कि अपने सेना को सांकेतिक रूप से जब किसी भारतीय शासक के साथ भेजते थे तो उसमें से जीतने के बाद उनसे हर साल 1 लाख रुपए वार्षिक रूप से लेते थे। एक बात। दूसरी बात, फूट डालो राज करो जैसी रणनीति कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिम बाहुल प्रांतों को जैसे बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह फूट डालो और राज करो का एक अंग था। ठीक है। तो जैसी कूटनीतियों का जिन्होंने उपयोग किया और भारत के राज्यों को कंपनी राज्य में मिला लिया। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आते हैं मैसूर। मैसूर क्या था कि भारत के मैसूर हमारा जो है कि कर्नाटक का राज्य है। आज हम उसको कर्नाटक कहते हैं। मैसूर को कर्नाटक कहते हैं। कर्नाटक। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात से ही मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा। जो विजयनगर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जो कि अपने आप में एक अद्वितीय था। विजयनगर, जिसे महलों का शहर भी कहा जाता था मैसूर को, वहीं पर विजयनगर है। तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जाकर के उसने मैसूर की सेना में भर्ती हो गया और शीघ्र ही अपनी कुशाग्र बुद्धि के द्वारा सेना में उच्च पद तक पहुंच गया। चालाक था हैदर अली और सोचने समझने की जो उसकी एक आईक्यू लेवल था वो कहीं एक सामान्य व्यक्ति से अधिक था। तो 1761 ईस्वी में उसने मैसूर का राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। कर्नाटक का जो क्षेत्र था उस पर हैदर अली ने अपना आधिपत्य जमा लिया। उसने बिदनूर, सुदा, सैदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। टीपू सुल्तान एक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हो गया। मालाबार एक समुद्र तट का एक भाग है। वहाँ तक हैदर अली के साम्राज्य का विस्तार हो गया। इससे अंग्रेज़ों का आशंकित होना स्वाभाविक था। अब इससे अंग्रेज़ों में ज्वाला भड़क रही है कि किस प्रकार से और किस तरह से हैदर ने अपने साम्राज्य का इतना लंबा चौड़ा विस्तार कर ले गए। उन्हें ये शंका थी कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि ये हमारे कंपनी या अंग्रेज़ों बड़े अधिकारी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। दोनों के मध्य संघर्ष असंभावी था। ऐसी बात है कि जब अंग्रेज हैदर अली को देख करके जलन रख रहे हैं कि इतने बड़े साम्राज्य को कैसे इन्होंने खड़ा किया, तो दोनों में संघर्ष होना अवश्य संभावित था। अतः 1767 से 1799 ईस्वी के मध्य मैसूर एवं अंग्रेज़ों में निम्नलिखित 4 युद्ध हुए। अंग्रेज देख नहीं सकते थे
कि किस प्रकार से भारत में हैदर अली, वो भी एक हिंदू, किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार करता जा रहा है। अगर इस तरह से चलता रहा तो यहाँ से जो अंग्रेज का साम्राज्य है वो जल्दी ही पतन की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो उसी यही संघर्ष कि साम्राज्य का विस्तार ना करने पाए हैदर अली, और अंग्रेज चाहते थे कि हमारा साम्राज्य का विस्तार हो, इन्हीं बातों को लेकर के मैसूर के 4 युद्ध लड़े गए 1767 से 1769 तक। तो पहला था जिसको कहा जाता था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम, मराठा, कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया, जिसमें ये अंग्रेज़ जानते थे कि हम हैदर अली को अकेले नहीं हरा सकते, ना ही पराजित कर सकते हैं। तो उन्होंने निजाम जो थे, मराठा जो थे, निजाम मराठा आप जान रहे होंगे कि जो महाराष्ट्र के लोग थे, ठीक है। निजाम जो थे वो आपके हैदराबाद के थे, है ना, जिसमें निजाम उल मुल्क मीर उस्मान खान ये लोग थे। इनके राज्य का विस्तार आंध्र प्रदेश से कर्नाटक और महाराष्ट्र तक था, निजाम और मराठा का। और कर्नाटक के नवाब, इन तीनों को एक सम्मिलित मोर्चा बनाया, तीनों लोगों को धन देकर, राज्य का लालच देकर, अपने में मिला करके हैदर अली को परेशान करने और उसको, उसके साम्राज्य को छीनने के लिए सम्मिलित मोर्चा बनाया। लेकिन हैदर अली विचलित नहीं हुआ, वो डरा नहीं, अडिग रहा। उसने मराठों को धन देकर तथा निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। हैदर अली ने कहा कि हमारे भारत में रह करके और हमसे ही चोरी करोगे। तो उन्होंने भी अपना दिमाग लगाया कि अगर ये धन और राज्य का लालच दे करके हैदराबाद के निजाम, महाराष्ट्र के मराठा, कर्नाटक के लोगों को अगर ये बहका सकते हैं, अपने में साम्राज्य में, अपनी सेना में मिला सकते हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो क्यों ना मैं करूं इसको, मैं भी तो कर सकता हूं, ठीक है। इसके पश्चात उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। इसके पश्चात अंग्रेज़ों ने तीनों को मिला करके आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन हैदर अली ने भी वही काम किया, जस्ट उसका डबल फ़ायदा का लालच दे करके उनको अपने मिला लिया। और मिलाने के बाद हैदर अली ने आक्रमण कर दिया कर्नाटक पर। 1.5 वर्ष तक युद्ध होता रहा, लगभग 1 साल 6 महीने तक युद्ध लगातार चलता रहा। हैदर अली ने मद्रास, जो आज का चेन्नई, को घेर लिया और 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली तथा अंग्रेज़ों के मध्य संधि हो गई। जब अंग्रेज़ जानते थे, अंग्रेज़ों को जब ये पता चल जाता था कि भाई मैं जो है कि इन्हें अब ना धन से, ना या साम्राज्य से या राज्य का लालच से हम इनको अपने नहीं मिला सकते थे, तो वो एक और षड्यंत्र, एक और रणनीति बना लेते थे, हाथ पैर भी जोड़ लेते कि भैया ठीक है, हम दोनों समझौता कर लेते हैं और आधे का बंटवारा कर लेते हैं, आप अपना साम्राज्य अपने पास रखो और मैं अपने पास अपना साम्राज्य रखूं। इस संधि के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा दिया गया। जो अंग्रेज़ों ने जीता था हैदर अली से, उनको वापस कर दिया। हैदर अली ने जो राज्य जीता था अंग्रेज़ों से, उसको वापस कर दिया, तथा विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया कि भाई इस संधि पर हस्ताक्षर किया दोनों लोगों ने, हैदर अली और अंग्रेज़ों ने, कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, कि जैसे कोई बाहरी आक्रमण कर दे या कोई आंतरिक कोई कलह हो जाए या गृह युद्ध हो जाए, तो उस समय में हम आपको मदद करेंगे। आपकी, अंग्रेज़ों ने ऐसा कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, वचन देते हैं। इस तरह से उनमें एक संधि हुई, उसे कहा जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर संधि। अब उस संधि का नतीजा क्या होगा, आगे हम उसको देखते हैं। कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो कि 1780 से लेकर के 1784 तक लड़ा गया। 1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। जो मराठा थे उन्होंने आक्रमण किया हैदर अली पर, परंतु 1769 ईस्वी में हैदर अली एवं अंग्रेज़ों के मध्य
हुई संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने हैदर अली की सहायता नहीं की। अभी हमने देखा कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज़ों ने हैदर अली से एक संधि की थी और उस पर वचन भी दिया था कि भाई हम आपके जीते हुए राज्य मैं लौटा दे रहा हूँ, आप मेरे जीते हुए राज्य लौटा दो, और एक संधि पर हस्ताक्षर किया, एक समझौते पर हस्ताक्षर किया कि अगर भविष्य में कोई बाह्य या आंतरिक युद्ध हुआ या कोई संघर्ष या कोई ऐसी कोई आपत्ति आई तो उस समय पर हम आपकी सहायता करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया तो अंग्रेज़ों ने हैदर अली की सहायता नहीं की। इससे हैदर अली ने निजाम तथा मराठों से मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया। अब हैदर अली को ये एहसास हो गया था कि अंग्रेज़ किसी भी हालत में हमारे भारत के किसी भी शासक की मदद नहीं करने वाले हैं बगैर फ़ायदे के। तो जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर आर्काट को जीत लिया। हैदर अली बिल्कुल क्रोधित था क्योंकि एक तरफ युद्ध हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, जिसमें सबसे पहली गलती अंग्रेज़ों ने किया कि मराठा निजाम और कर्नाटक के नवाबों को मिला लिया, लेकिन उससे दुगना फ़ायदे की बात करके लालच दे करके हैदर अली ने उस मराठों निजाम को अपने में मिलाया और मिलाने के पश्चात उनमें 1.5 साल तक भीषण युद्ध चला। और युद्ध के दौरान हासिल क्या हुआ कि एक दूसरे के जीते हुए राज्य को वापस करना पड़ा और संधि हुई। उस संधि में ये वचन दिया गया कि हम आपके आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की गारंटी देते हैं, वचन देते हैं कि अगर किसी भी प्रकार की आपको सहायता की आवश्यकता होगी तो हम सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से शुरू होता है, मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया, तो उस समय पर हैदर अली ने देखा ये कि अंग्रेज़ों ने उनकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं की। तो उसी क्रोध में 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और कर्नल बेली उस समय वहाँ का वायसराय था कर्नाटक का, और उस सेना को पराजित करके कर्नाटक का जो आर्काट क्षेत्र था, प्रांत था, उसको जीत लिया। इसी बीच अंग्रेज़ों ने निजाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। कैसे अलग किया कि देखिए कि इन्होंने जो संधि हुई थी उसके विरुद्ध काम किया। ये बात जो नहीं माना उसको कहा कि हम तुम्हें नौकरी देंगे कंपनी में। तीसरी बात उसने कहा कि हम आपको इस राज्य का आधा हिस्सा आपको दे देंगे। तो इस प्रकार से मराठा को और निजाम को उन्होंने क्या किया, हैदर अली से अलग कर दिया और हैदर अली ने इस स्थिति का सामना किया। हैदर अली एक साहसी और बिल्कुल भी अपने रास्ते से विचलित होने वाला व्यक्ति नहीं था, परंतु नवंबर 1781 में वह पराजित हो गया। जब उसको अलग कर दिया निजाम और मराठा को, तो हारना तो निश्चित था क्योंकि अकेले चना भाड़ कितना फोड़ेगा। तो 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया। पहले तो 1782 में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया, लेकिन 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान ने राज्य का उत्तरदायित्व संभाला। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। अंत में दोनों पक्षों में मार्च 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि हुई और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रांत लौटा दिए। फिर देखिए वही गलती फिर दोहरा रहे हैं जो गलती हैदर अली के साथ हुई थी। हैदर अली ने भी संधि की थी, उसका नतीजा अभी हमने देखा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। अब वही गलती टीपू सुल्तान मतलब हैदर अली का जो पुत्र है वो उसने दोहराया। देखते हैं आगे क्या होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है पढ़ते हैं कि अंग्रेज़ों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 ईस्वी में हुआ। प्रथम द्वितीय ये दोनों युद्ध हैदर अली द्वारा लड़े गए, जिसमें प्रथम युद्ध था मराठा के साथ, द्वितीय युद्ध अंग्रेज़ों के साथ। अब तृतीय युद्ध जो है कि द्वितीय युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है
और किसी तरह से 1 साल तक टीपू सुल्तान ने उस युद्ध को संभाला। और फिर आते आते अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1790 में फिर से टकराव होता है। टीपू कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था। जो कोचीन का क्षेत्र था, गोवा कोचीन जो क्षेत्र था कोचीन का, वो समझता था कि हमारे पिता हैदर अली ने इस राज्य को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया है, इसलिए वो समझता था कि हमारे अधीन है। लेकिन त्रावणकोर के महाराजा ने डचों से कोचीन रियासत में जैकोटे तथा क्रगानूर मोल लेने का प्रयत्न किया था। बात क्या थी कि जो त्रावणकोर है, त्रावणकोर कोचीन मतलब कि केरल में है ना, तो कोचीन रियासत को अपने अधीन मानते थे वो टीपू सुल्तान। लेकिन त्रावणकोर के जो महाराजा थे, त्रावणकोर के महाराजा जिनका नाम था चितिरा, जिनका क्या नाम था, चितिरा रियासत में स्थित, ये कोचीन की रियासत में मतलब कि इनका ये स्थान था भाई। जो जैकोट और क्रगानूर, ये कोचीन में एक छोटे छोटे प्रांत थे जिसको चितिरा ने मोल यानी खरीदने का प्रयत्न किया था, जिसके कारण टीपू ने आक्रमण कर दिया। टीपू ने कहा कि पैसे की लालच, धन की लालच या राज्य का लालच कतई कदापि नहीं हमारे साम्राज्य में बात करिएगा। और जो चितिरा का महाराजा था वो भी अपने आप में एक गट्स रखने वाला एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। और उसने टीपू सुल्तान से कुछ ऐसी बातें कही कि टीपू सुल्तान क्रोधित होकर के अपने सेना को लेकर के, अंग्रेज़ों ने त्रावणकोर के राजा के पक्ष में टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया कि भाई ये इसने जो कोचीन का मतलब केरल के कोचीन का जो फैला हुआ राज्य है त्रावणकोर, उसको टीपू सुल्तान अपना मानता है। तो उसके लिए चित्रार महाराजा ने जा कर के अंग्रेज़ों से मिल गए। ठीक है, आगे देखिए कि अंग्रेज़ी सेना वेल्लौर तथा अम्बूर से होती हुई, अब ये वेल्लौर और अम्बूर कहाँ है, वेल्लौर जो है आपका चेन्नई में है, अम्बूर भी आपका तमिलनाडु में है, होती हुई बेंगलौर तक पहुंच गई, जिसे उसने मार्च 1791 ईस्वी में जीत लिया। अंग्रेजी सेना ने वेल्लौर आपका एक तो चेन्नई और तमिलनाडु अम्बूर जिसको कहा जाता था से होती हुई बेंगलौर तक पहुंच गई, जिसे उसने 1791 ईस्वी में जीत लिया। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टम तक पहुंच गई। अंग्रेज़ों ने कोयम्बतूर भी जीत लिया। अंग्रेज़ों ने कोयम्बतूर तमिलनाडु में एक ज़िला है उसको भी जीत लिया। श्रीरंगपट्टम को जीत लिया। श्रीरंगपट्टम कर्नाटका का जो एक मांड्या ज़िले में स्थित है, एक नगर है, परंतु शीघ्र ही वे पुनः उसे हाथ से खो बैठे। मराठा तथा निजाम की सहायता से उन्होंने श्रीरंगपट्टम की ओर चढ़ाई की। टीपू ने इसका कड़ा विरोध किया। जब टीपू ने देखा कि युद्ध जारी रखना असंभव है, तो उसने 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम की संधि कर ली। अब उन्होंने टीपू सुल्तान ने क्या किया, अंग्रेज़ों वाला दिमाग लगाया कि उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर युद्ध को संभालना मुश्किल है, तो क्या करना चाहिए, संधि कर लेनी चाहिए। इस संधि के अनुसार उसे अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेज़ों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। नुकसान तो, क्षति तो बहुत हुई। टीपू सुल्तान की क्षति कई करोड़ों रुपए की हुई कि उन्हें अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेज़ों को देना पड़ा, साथियों को भी देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेज़ों को बारामहल, डिंडोगुला, बारामहल आपका ये मैसूर कर्नाटक में है, डिंडोगुला आपका तमिलनाडु में है, तथा मालाबार तट जो कि केरल में है। इस सबको तीनों को अंग्रेज़ों को देना पड़ा और उनके साथियों को देना पड़ा। फिर टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षति के लिए देना पड़ा कि अंग्रेज़ों से जो युद्ध हुआ, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, उसमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई 3 करोड़ रुपए से टीपू सुल्तान ने किया। युद्ध के इस दौर में टीपू बहुत ही क्षति हुई। अब उस साम्राज्य का आधा हिस्सा भी चला गया, धन भी गया, 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान के पास बचा
क्या? कुछ नहीं बचा। अब वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। वह अपने राज्य का पूर्णतया समाप्त होने से बहुत कठिनाई से उबर पाया। वो अपने राज्य को बिल्कुल, अब जिस राजा का या जिस परिवार का, मानो कि एक सामान्य घर का व्यक्ति हो, उसके पास वही कोई 1 बीघे ज़मीन हो, 2-4 रूम कमरे हो, और कुछ उसने अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए 1,50,000 रुपये जमा किए हो। अगर किसी कारणवश उसे पेनाल्टी लग जाए और आधी ज़मीनें, आधा पैसा किसी को देना पड़ जाए, तो आदमी क्या करेगा? तो उसे ये लगेगा कि हमारा जो है कि बनी बनाई चीज़ें चली गई, अब उसे फिर से शुरू करना होगा अपने उतनी पूंजी को बनाने के लिए। तो उसी प्रकार से जो टीपू सुल्तान था, अपने साम्राज्य को बहुत बुरी स्थिति से उसने संभाला, और संभालते संभालते देखिए कहाँ तक आता है। अब बात करेंगे चतुर्थ मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, कि 1799 ईस्वी में, कि 1798 ईस्वी में भारत में लॉर्ड वेलेस्ली आया, जो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। जो लॉर्ड वेलेस्ली था, ये साम्राज्यवादी था, एक मतलब समाज में कैसे चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें अपने हित में हो, कौन से दूसरों के हित में हो, ये उसको भली भांति पता था। लॉर्ड वेलेस्ली ने देसी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई, कि जो यहाँ के देसी सियासत के राजा हैं, रजवाड़े हैं, शासक नवाब हैं, उनको कंपनी में मिलाओ, उनको अपने लोगों में मिलाओ, उन्हें क्या चाहिए, कब चाहिए, उनको वो चीज़ें दो, लेकिन अपने में उन राजाओं को मिला लो। जब अपने उन राजाओं को अपने में मिला लेंगे तो कंपनी का विस्तार करना, अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना हमारे लिए सरल हो जाएगा। उनकी यह योजना सहायक संधि कही जाती थी, और यही योजना उनकी क्या कही जाती थी? सहायक संधि। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, रेजिडेंट राज्य का भ्रमण करते हुए यहाँ पे जो अंग्रेजी शासक हैं, वो अपने साम्राज्य में हाथियों के द्वारा अश्वारोही हैं, घूम घूम करके देख रहे हैं कि उनका साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे फैला हुआ, कंपनी का निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों कि सहायक संधि किसे कहते हैं, और सहायक संधि के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पहला है आपका कि सहायक संधि के अंतर्गत देसी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे राज्य के संरक्षण में आ जाएं, और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा, बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगी। अंग्रेज़ों ने सहायक संधि का एक अपना वो बात लेकर के आते हैं, कहते हैं कि सहायक संधि के अंतर्गत उन्होंने कुछ निर्देश था कि जो देसी सियासत के राजा हैं, वो अंग्रेज़ों के संरक्षण में आ जाएं, और उसके बदले में उन्हें आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा का उत्तरदायित्व अंग्रेजी साम्राज्य का होगा। एक बात। दूसरी बात था कि इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था। जो भी इस सहायक संधि में शामिल होता था, उसे अंग्रेज़ों द्वारा जो दिए गए दिशा निर्देश हैं, उसको मानना पड़ता। तीसरा है कि इन शासकों को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। जो भी शासक हो, चाहे वो एक प्रांत का हो, चाहे एक जिला का, या फिर एक राज्य का, उसे अंग्रेज़ों के एक सेना की टुकड़ी, उस टुकड़ी में 100 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, जो भी सेना है, उनके खान खर्च का खर्चा पूरा उठाना पड़ता था उस राजा को। देखिए कितने चालाक थे वो। खर्च वहन न कर पाने की स्थिति में अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता। अगर आप उस सेना का खर्च नहीं वहन कर पा रहे, नहीं उठा पा रहे हैं, तो अपने राज्य का कुछ भाग अंग्रेजी शासक को या कंपनी को सौंपना था। फिर है आपका नंबर 5, क्या बात है कि कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी भी युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार नहीं था। अगर आप कंपनी के संरक्षण में हैं, तो बिना उसकी अनुमति के ना आप किसी से युद्ध कर सकते हैं, ना आप किसी से संधि कर सकते हैं, और ना ही अपना एक साम्राज्य विस्तार कर सकते हैं। मतलब कुल मिला करके बीच में आप गिड़गिड़ाते रहिए कि अंग्रेज़ों के हाथ में रिमोट है, आप हो उसके मॉनिटर, आपको जैसे कहेगा वैसे आप चलेंगे। तो इससे क्या था कि धीरे धीरे इनमें मनोरंजन के, इनमें चलने फिरने के बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई जिससे कुंठित होने लगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 है कि उन्हें अपनी राजधानी में कंपनी सरकार को रेजिडेंट रखना पड़ता था। उन्हें अपनी राजधानी में कंपनी सरकार का रेजिडेंट रखना पड़ता था। जो राजा है
वो अपने राज्य में, चाहे उनका सुपरवाइज़र हो या उनका कोई जनरल हो या सेनापति हो, तो उनमें जो उसका रेजिडेंट जो मुख्य होता था वो अंग्रेज ही होता था, ना कि सेना किसकी थी, भारतीय शासक की थी, लेकिन उसमें जो सेनापति होता था वो अंग्रेज़ों का होता, जो राज्य पर निगरानी रखता कि राज्य में कोई मनमाना ना करने पाए। राजा भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक, हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। इस नीति के द्वारा इतने राज्यों पर अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। बात करते हैं कि वेलिगरी ने यह निश्चय किया कि या तो टीपू का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे अपने अधीन बना लिया जाए, कि या तो टीपू सुल्तान को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया जाए या फिर उसे अपने अधीन कर लिया जाए कि मैं अपने अनुसार उसको काम करवाऊं। इसके लिए उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि निजाम तथा मराठा के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। अब वो जानते थे टीपू सुल्तान से युद्ध कर नहीं सकते थे क्योंकि संधि हुई थी और उस संधि पर ये हस्ताक्षर हुआ था कि हम आपके आंतरिक और बाह्य युद्धों से सुरक्षा करेंगे। तो उन्होंने ये लांछन लगाया, ये दोष लगाया कि निजाम तथा मराठों से साथ मिल करके कंपनी के विरुद्ध और अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं और विभिन्न देशों से मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है, कि और देशों से मिल करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध व्यवहार कर रहे हैं कि अंग्रेज़ यहाँ पर जो है कि मनमाना कर रहे हैं, आप आइए यहाँ भारत में, हम आपको रहने के लिए आश्रय देंगे, रहने के लिए जगह देंगे, और लेकिन इनको अंग्रेज़ों के यहाँ से भगाना है। तो ऐसा उन्होंने आरोप लगाया टीपू सुल्तान पर। ये सभी आरोप उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। अंग्रेज़ 1799 ईस्वी में उसने टीपू के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया। मई 1799 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टम का दुर्ग जीत लिया। टीपू बहादुर से साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। मैसूर पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित हो गया। मिला करके अंग्रेज़ों ने जो चाहा वही हुआ, लेकिन टीपू सुल्तान जैसे महान व्यक्ति, महान आत्मा को दाद देना चाहिए कि वो ना अंग्रेज़ों, ना मराठा से, ना निजाम से, ना कर्नाटक के जो नवाब थे, किसी से सहायता नहीं मांगा और श्रीरंगपट्टम के दुर्ग पर अकेला आदमी लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। और भले ही अंग्रेज़ों ने मैसूर, कर्नाटक पर अपना आधिपत्य जमा लिया, लेकिन ये यादगार टाइम था, वो एक यादगार समय था जब टीपू सुल्तान पूरी वीरता, पूरे साहस, पूरे एक निडर होकर के लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। सो हम लोग फिर आज की क्लासेज यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि आपका ये तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध कंप्लीट हो गया आपका। अब हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे कि मराठों से संघर्ष। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।